देश के संविधान ने जो भी अधिकार देशवासियों को दिए हैं, जिन कर्तव्यों को निभाने की अपेक्षा की है, उनको सुनिश्चित करने में आपकी भूमिका अहम है और इसलिए आपसे अपेक्षाएं भी बहुत रहती हैं, आप पर दबाव भी बहुत आते रहेंगे। आपको एक मंत्र सदा सर्वदा याद रखना है, फील्ड में रहते हुए आप जो भी फैसले ले उसमें देश हित होना चाहिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी ध्वजवाहक है, इसलिए आपके हर एक्शन, आपकी हर गतिविधि नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम, इसी भावना को रिफ्लेक्ट करने वाली होनी चाहिए। आपको स्मरण होगा कि सन 2014 में सरकार बनने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी ने हमारे आगे एक मंत्र रखा था, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। और उससे कुछ ही समय के बाद हमें उसका परिचय हुआ जब प्रधानमंत्री जी ने अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही एक कुरीति को समाप्त करते हुए सेल्फ अटेस्टेशन की इजाज़त दी और देश के युवाओं को गेस्टेड अफसर से अपने दस्तावेज अटेस्ट करवाने से मुक्ति दिलवाई और देश को एक संदेश गया कि अब देश की बागडोर एक ऐसे प्रधानमंत्री जी के हाथ में है, एक ऐसी सरकार है जिसमें ये क्षमता है, इस कैपेसिटी है कि वो अपने देश के नागरिकों पर विश्वास कर सकती है। उसके कुछ ही समय के बाद 15 अगस्त 2015 में लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि सरकारी पदों की नियुक्तियों में इंटरव्यू की प्रथा यदि समाप्त कर दी जाए तो कैसा है। मुझे खुशी है कहते हुए कि डीओपीटी ने मात्र 3 महीने में प्रक्रिया संपन्न करके ये आदेश जारी किया और समाज के हर वर्ग के युवा को एक समान लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध हुआ। प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए हुए रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत पर चलते हुए लगभग 1,500 नियम कानून ऐसे जो समय बीतने के साथ अपना औचित्य खो बैठे थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया। शायद इस बात का एहसास नहीं होता कि इससे पहले की सरकारें इस बात को लेकर के श्रेय लेती थी कि हमने फलां कानून लाया, फलां नियम लाया। ये एक ऐसी सरकार थी जिसमें इतना आत्मविश्वास था ये कहने का कि अब इस नियम की आवश्यकता नहीं, इसे समाप्त किया जा सकता है। अनेकों नए प्रयोग किए गए जिसमें असिस्टेंट सेक्रेटरीज का 3 महीने का प्रशिक्षण और पीएम एक्सीलेंस अवार्ड का स्वरूप बदल दिया गया, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी साहब कभी कह रहे थे। इससे पहले अधिकतर ये पर्सनल प्रोफाइल पर आधारित होता था। प्रधानमंत्री जी के ही सुझाव पर इसे जिला स्पर्धा के आधार पर किया गया और इतना उत्साह कि देश के 700 से अधिक लगभग 100% जिले पूरे उत्साह में इसके साथ इसमें भाग लेते हैं। नागरिक भागीदारी और पारदर्शिता के संकल्प को निभाते हुए सीपी ग्राम का विस्तार हुआ है। 2014 से पहले प्रतिवर्ष मात्र 2 लाख ग्रीवेंसेस रजिस्टर होती थी, आज बढ़कर उसकी संख्या 25 लाख है, क्योंकि लोगों को, नागरिक को विश्वास जागा है, समय पर टाइम बाउंड तरीके से निवारण होने लगा। आपने स्वच्छता का अभियान किया तो 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक एआरपीजी विभाग ने न केवल फाइलों का निवारण किया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप को डिस्पोज ऑफ करके 62 करोड़ रुपया सरकारी खजाने में जमा करवाया। ईज ऑफ लिविंग थ्रू ईज ऑफ गवर्नेंस, और उसके लिए अनिवार्य है कैपेसिटी बिल्डिंग। अब हम नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की ओर बढ़ रहे हैं और इसमें विशेष फोकस है उन अधिकारियों पर जिनके पास अभी 25 वर्ष और देने को हैं, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी द आर्किटेक्ट्स ऑफ सेंटिनरी इंडिया, दे आर गोइंग टू बी द मेकर्स ऑफ मोदीज न्यू इंडिया। ये जो आज 16 साथियों को यहाँ अवार्ड मिला है, हम सभी देश के 700 से भी अधिक जो जिले हैं उन सबको निमंत्रित करें कि इन 16 में से आप किसी एक स्कीम को सिलेक्ट कीजिए, किसी एक व्यक्ति को इंचार्ज बनाइए और आप 3 महीने 6 महीने के प्रोग्राम के अंतर्गत इसको कैसे लागू करेंगे, लागू करने की दिशा में क्या करेंगे। और मान लीजिए पूरे देश में से 20 डिस्ट्रिक्ट ऐसे निकले जिन्होंने एक स्कीम को सिलेक्ट किया है,
तो कभी उन 20 डिस्ट्रिक्ट का वर्चुअल समिट करके जिस व्यक्ति का जिस टीम का ये काम है उनके साथ उनकी बातचीत हो, और राज्य में से कौन टॉप बनता है इस पर इम्प्लीमेंटेशन में, इसी को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हुए उस जिले का इसको स्वभाव में परिवर्तित करने के लिए क्या कर सकते हैं, और पूरे देश में से वन स्कीम वन डिस्ट्रिक्ट हम कंपटीशन को ऊपर कर ला सकते हैं क्या, और जब 1 साल के बाद मिले तो उसका भी जिक्र करें। उसको अवार्ड देने की जरूरत नहीं अभी, लेकिन जिक्र हो कि भाई ये स्कीम जो 2022 में जिनको सम्मान किया गया था, कि सरकार का स्वभाव जब तक वो किसी कागज के चौखट में चीज नहीं आती है वो चीज आगे बढ़ नहीं पाती है। इसलिए किसी चीज को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है तो उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन बनानी पड़ती है। तो जरूरत पड़े तो ये भी एक व्यवस्था खड़ी कर दी जाए तो हो सकता है कि अदरवाइज क्या होगा कि भाई चलिए, कुछ तो ऐसे लोग होते हैं कि जो मन में तय करते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, तो 365 दिन दिमाग उसी में खपाते हैं, सभी को उसी में जोड़ देते हैं और एक आध अचीव कर लेते हैं और अवार्ड भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बाकी चीजों को देखें तो कहीं पीछे रह जाते हैं। तो ऐसी कमियां भी महसूस ना हो, एक स्वस्थ स्पर्धा का वातावरण बने, उस दिशा में अगर हम कुछ सोचे तो शायद जो हम चाहते हैं कि एक बदलाव आए, वो बदलाव शायद हम ला सकते हैं। साथियों, आप जैसे साथियों से इस प्रकार से संवाद मुझे लगता है शायद 20-22 साल से मैं लगातार इस काम को कर रहा हूं। पहले मुख्यमंत्री के रूप में करता था, एक छोटे दायरे में करता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद थोड़ा बड़े दायरे में हुआ और बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ, और उसके कारण एक प्रकार से हमें अन्योन्य, कुछ आपसे मैं सीखता हूं, कुछ मेरी बातें आप तक पहुंचा पाता हूं। तो एक प्रकार से संवादना एक अच्छा सा हमारा ये माध्यम बना है, परंपरा बनी है। और मुझे खुशी है कि मुझे बीच में कोरोना के कालखंड में थोड़ा कठिनाई रही, अदरवाइज मेरा प्रयास रहा है कि मैं आप सबसे मिलता रहूं, आपसे बहुत कुछ जानता रहूं, समझने का प्रयास करूं, और अगर संभव हो तो उसको अगर मेरे व्यक्तिगत जीवन में उतारना है तो उसको उतारूं, और कहीं व्यवस्था में लाना है तो व्यवस्था में लाने का प्रयास करूं। लेकिन यही एक प्रक्रिया है जो हमें आगे बढ़ाती है। हर किसी से सीखने का अवसर होता ही होता है। हर किसी के पास किसी न किसी को कुछ देने का सामर्थ्य होता ही है, और अगर हम उस भाव को विकसित करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसको स्वीकार करने का मन भी बन जाता है। साथियों, इस बार का आयोजन वो रूटीन प्रक्रिया नहीं है। मैं इसे कोई विशेष समझता हूं। विशेष इसलिए समझता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश आजादी के 75 साल मना रहा है, तब हम इस समारोह के कर रहे हैं। क्या हम एक काम कर सकते हैं क्या? और मैं मानता हूं कि इसको हमने, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो सहज रूप से नया उमंग उत्साह भर देती है। मान लीजिए आप जिस डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं और पिछले 75 साल में उस डिस्ट्रिक्ट के मुखिया के रूप में जिन्होंने काम किया है, उसमें से कुछ जीवित होंगे, कुछ नहीं होंगे। इस आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त एक बार उस डिस्ट्रिक्ट में उन सबको बुलाइए,
उनको भी अच्छा लगेगा 30-40 साल के बाद वो उस जगह पे वापस गए हैं। आपको भी अच्छा लगेगा, उनके पुराने पुराने लोगों को वो याद करेंगे। यानी एक प्रकार से उस जिला इकाई में किसी ने 30 साल पहले काम किया होगा, किसी ने 40 साल पहले काम किया होगा। जो बाहर से वहां आएगा वो भी एक नई ऊर्जा लेके जाएगा, और जो वहां है उसको भी अच्छा, ये देश के कैबिनेट सेक्रेटरी वो कभी यहां थे, उसके लिए बड़े आनंद की बात हो जाएगी। और मुझे पक्का विश्वास है कि हमने इस दिशा में जरूर प्रयास करना चाहिए। मुझे विचार इसलिए आया, शायद मैं नाम तो भूल गया, गोडबोले जी या देशमुख, आई फॉरगॉट द नेम, हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी रहे थे। तो एक बार और बाद में वो अपना जीवन रक्तपित्त के लोगों की सेवा में उन्होंने रिटायर्ड होने के बाद खपा दिया। तो गुजरात में उन्होंने कहा वो रक्तपित्त से संबंधित कार्यक्रम के लिए आए थे, मुझे मिलना हुआ। तो तब तो संयुक्त मुंबई राज्य था, महाराष्ट्र और गुजरात अलग नहीं था। तो उन्होंने मुझे बताया, मैं बनासकांठा में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, और बाद में बोले महाराष्ट्र अलग बना, तो मैं महाराष्ट्र कैडर चला गया और फिर मैं भारत सरकार में चला गया। लेकिन इतना सा सुनना मेरे लिए, मुझे उनके साथ एकदम से जोड़ दिया। तो मैंने उनको पूछा कुछ समय बनासकांठा में कैसे होता था, आप कैसे काम करते थे। यानी चीजें छोटी होती हैं लेकिन उसका सामर्थ्य बहुत बड़ा होता है। और एक मोनोटोनस जिंदगी में बदलाव लाने के लिए व्यवस्थाओं में जान भरना बहुत जरूरी होता है। व्यवस्थाएं जीवंत होनी चाहिए, व्यवस्थाएं डायनेमिक होनी चाहिए। और जब पुराने लोगों से मिलते हैं तो उनके जमाने में व्यवस्था किस कारण से विकसित हुई थी, उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हमें उस परंपरा को चलाना, नहीं चलाना, बदल लाना, नहीं लाना, बहुत चीजें सिखा करके जाते हैं। मैं चाहूंगा कि आजादी के इस अमृत काल में आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जो पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में काम करके गए हैं, एक बार अगर हो सके उनका मिलने का कार्यक्रम बनाइए। आपके उस पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए वो एक अनुभव नया आएगा। उसी प्रकार से राज्यों में जो चीफ सेक्रेटरी के नाते काम करके गए हैं, एक बार राज्य के मुख्यमंत्री उन सबको बुला ले, देश के प्रधानमंत्री जितने भी कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं कभी उनको बुला ले। हो सकता है कि क्योंकि आजादी का अमृत काल 75 साल की इस यात्रा में भारत को आगे बढ़ाने में सरदार पटेल का ये जो तोहफा है हमें सिविल सर्विस का, इसके जो ध्वजवाहक लोग रहे हैं, जो आज उसमें से जितने भी जीवित हैं, उन्होंने कुछ न कुछ तो योगदान दिया ही है इस देश को आज तक पहुंचाने में। उन सबका स्मरण करना, उनका मान सम्मान करना, ये भी आजादी के अमृत काल में इस पूरी सिविल सर्विस को ऑनर करने वाला विषय बन जाएगा। इस 75 साल की यात्रा उनको हम समर्पित करें, उनका गौरवगान करें और एक नई चेतना लेकर के हम आगे बढ़ें और उस दिशा में हम प्रयत्न कर सकते हैं। साथियों, ये हमारा जो अमृत काल है, ये अमृत काल सिर्फ बीते 7 दशक का जय जयकार करने का ही है, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं हम 70 से 75 गए होंगे, रूटीन में गए होंगे, 60 से 70 गए होंगे, 70 से 75 गए होंगे, रूटीन में गए होंगे। लेकिन 75 से 2047 इंडिया एट 100 ये रूटीन नहीं हो सकता है। ये आज का अमृत महोत्सव हमारा वो एक वाटरशेड होना चाहिए जिसमें अब 25 साल को एक इकाई के रूप में ही हमने देखना चाहिए, टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। और हमने इंडिया एट 100
अभी से उसका विजन देख करके, और विजन देश में क्या वो नहीं, डिस्ट्रिक्ट में मेरा डिस्ट्रिक्ट 25 साल में कहां पहुंचेगा, मैं इस डिस्ट्रिक्ट को 25 साल के बाद कैसा देखता हूं, और मैं कागज में लिखित रूप से, हो सके तो आपके डिस्ट्रिक्ट के दफ्तर में लगाइए, हमें यहां तक पहुंचना है। आप देखिए एक नई प्रेरणा, नया उत्साह, नया उमंग उसके साथ जुड़ जाएगा। और मल्टीपिलर एक्टिविटी के साथ हमने डिस्ट्रिक्ट को पूरा, और अब केंद्र हमारा, भारत कहां पहुंचेगा और राज्य कहां पहुंचेगा, हमने 75 साल इन सारे लक्ष्यों को लेकर के चले हैं। इंडिया एट 100, डिस्ट्रिक्ट हम 25 साल में कहां ले जाएंगे, हिंदुस्तान में मेरा डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 बना करके रहूंगा। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होगा कि मेरा डिस्ट्रिक्ट पीछे हो, कितनी ही प्राकृतिक मुश्किलों वाला जिला होगा तो भी मैं करके रहूंगा। ये इंस्पिरेशन, ये सपना, ये संकल्प, और उसके लिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ और परिश्रम, इसकी संभावनाओं को लेकर हम चले तो ये सिविल सर्विस डे हमारे लिए एक नई प्रेरणा का कारण बन जाएगा। साथियों, हर भारतवासी आज आपको जिस आशा आकांक्षा से देख रहा है, उसे पूरा करना में आपके प्रयासों में कोई कमी ना हो, उसके लिए आज आपको भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हम सबको जो प्रेरणा दी, जो संदेश दिया, और जिस संकल्प के लिए हमें प्रेरित किया, हमें उस संकल्प को फिर से एक बार दोहराना है, हमें फिर से खुद को उसके लिए वचनबद्ध करना है, और यहीं से कदम को आगे बढ़ाते हुए निकलना है। हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं और हमारे सामने 3 लक्ष्य साफ साफ होने चाहिए, और मैं मानता हूं कि उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और 3 ही होता नहीं है, बाकी और कुछ चीजें हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ 3 को आज समावित करना चाहता हूं। पहला लक्ष्य है कि आखिरकार हम देश में जो भी व्यवस्थाएं चलाते हैं, जो भी बजट खर्च करते हैं, जो भी पद प्रतिष्ठा हम प्राप्त करते हैं, किसके लिए है जी? ये सब क्यों है? ये मेहनत किस बात के लिए है? ये तामझाम किस बात के लिए है? और इसलिए मैं कहूंगा कि हमारा पहला लक्ष्य है कि देश में सामान्य से सामान्य मानवीय के जीवन में बदलाव आए, उसके जीवन में सुगमता आए, और उसे इसका एहसास भी हो। देश के सामान्य नागरिकों अपनी सामान्य जिंदगी के लिए सरकार से जो नाता आता है, उसे जिद्दोजहद न करनी पड़े, सहज रूप से सब उपलब्ध हो। ये लक्ष्य सदा सर्वदा हमारे सामने होना चाहिए। हमारे प्रयास इसी दिशा में होने चाहिए कि देश के सामान्य मानवीय के सपनों को संकल्प में बदलने के लिए उसका सपना संकल्प कैसे बने, उस सपने को संकल्प तक यात्रा पूरी कराने में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, एक स्वाभाविक वातावरण पैदा करना, ये व्यवस्था का जिम्मा है, जिसका नेतृत्व हम सबके पास है। हमें यह भी देखना चाहिए कि देश के नागरिकों को अपने संकल्पों की सिद्धि की यात्रा में सपना संकल्प बन जाए, बात वहां अटक नहीं सकती है जब तक कि संकल्प सिद्ध न हो। और इसलिए सपना संकल्प बने, संकल्प सिद्धि बने, इस पूरी यात्रा वहां जहां भी जरूरत हो, हम एक साथी की तरह, एक कलीग की तरह उसके साथ हो, उसके हैंड होल्डिंग करें। ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए हम जो कुछ भी कर पाए वो हमें जरूर करना चाहिए। अगर मैं दूसरे लक्ष्य की बात करूं तो
आज ग्लोबलाइजेशन हम पिछले कई दशकों से सुन रहे हैं। हो सकता है भारत कभी दूर से इन चीजों को देखता था, लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है। आज भारत का पोजीशनिंग बदल रहा है और ऐसे में हम देश में जो भी करें उसको वैश्विक संदर्भ में करना अब हमारे लिए समय की मांग है। भारत दुनिया में शीर्ष पर कैसे पहुंचे, अगर दुनिया की गतिविधियों को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो हमें कहां जाना है और हमें शीर्ष स्थान पर जाना है, तो हमारी राह कौन सी होगी, हमारे क्षेत्र कौन से होंगे, ये हमें आइडेंटिफाई करके और उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हमारी जो योजनाएं हैं, हमारे गवर्नेंस के जो मॉडल हैं, वो हमें इसी संकल्प के साथ विकसित करने हैं। हमें कोशिश ये भी करनी है कि उनमें नवीनता आती रहे, उनमें आधुनिकता आती रहे। हम पिछली शताब्दी की सोच, पिछली शताब्दी के नीति नियमों से अगली शताब्दी की मजबूती का संकल्प नहीं कर सकते हैं। और इसलिए हमारी व्यवस्थाओं में, हमारे नियमों में, हमारी परंपराओं में पहले शायद बदलाव लाने में 30 साल 40 साल चले जाते होंगे तो चलता होगा। बदलते हुए विश्व और तेज गति से बदलते हुए विश्व में हम पलक पलक के हिसाब से चलना पड़ेगा, ऐसा मेरा मत है। अगर मैं आज तीसरे लक्ष्य की बात करूं, जो एक प्रकार से मैं दोहरा रहा हूं, क्योंकि इस बात को मैं लगातार कह रहा हूं, सिविल सर्विस का सबसे बड़ा काम ये कभी भी हमारे लक्ष्य से ओझल नहीं होना चाहिए। व्यवस्था में हम कहीं पर भी हो, पद पर हम कहीं पर हो, लेकिन हम जिस व्यवस्था से निकले हैं उस व्यवस्था में हमारी वो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो है देश की एकता, देश की अखंडता। उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। स्थानीय स्तर पर भी हम जब भी कोई निर्णय करें, वो निर्णय कितना ही लोक लुभावना हो, वाहवाही बटोरने वाला हो, कितना ही आकर्षक लगता हो, लेकिन एक बार उस तराजू से भी उसको तोल दीजिए कि मेरा ये छोटे से गांव में कर रहा हूं जो निर्णय है, कहीं वो मेरी देश की एकता अखंडितता के लिए रुकावट बनने वाला है, तो मैं कोई बीज तो नहीं बोल रहा हूं। आज तो अच्छा लगता हो, प्रिय लगता हो, लेकिन श्रेयस्कर न हो। और महात्मा गांधी हमेशा श्रेय और प्रेय की बात लगातार करते थे। हम उस बात की ओर आग्रही बने। हम नकारात्मकता को छोड़ करके हम ये भी देखें, हमारा कोई भी फैसला देश की एकता को मजबूत करने वाले स्पिरिट से जुड़ा होना चाहिए। सिर्फ वो तोड़ता नहीं, इतना इनफ नहीं है, वो मजबूती देता है कि नहीं देता है। और विविधता भरे भारत के अंदर हमें लगातार एकता के मंत्र का सॉल्यूशन करते ही रहना पड़ेगा, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी करते ही रहना पड़ेगा, और उसकी चिंता हमें निकालनी पड़ेगी। और इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कहना चाहता हूं, भविष्य में भी कहता रहूंगा, हमारे हर काम में कसौटी एक होनी चाहिए, इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि। हमें जहां पहुंचना है, साथियों, अब जैसे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, राज्य लेवल पे काम करते हो, या भारत सरकार में काम करते हो, क्या इसका कोई सर्कुलर निकलेगा क्या कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में से क्या क्या मुझे मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए उठाना है
उसमें से कौन सी चीजें लागू करनी है। इस ओलंपिक के बाद देश के अंदर खेल कूद के प्रति जो जागरूकता आई है, उसको मेरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक इंस्टीट्यूशनलाइज करके मेरे डिस्ट्रिक्ट से भी खिलाड़ी तैयार हो, ये नेतृत्व कौन देगा? क्या सिर्फ खेलकूद विभाग देगा कि पूरी टीम की जिम्मेवारी होगी? अब अगर मैं डिजिटल इंडिया की बात करता हूं तो क्या मेरे डिस्ट्रिक्ट में डिजिटल इंडिया के लिए मैं कुछ टीम बन करके सोच रहा हूं क्या? आज मार्गदर्शन करने के लिए कुछ करना पड़े ऐसी जरूरत है ही नहीं। अब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, फिनटेक की चर्चा करते हैं। भारत ने फिनटेक में जो गति लाई है, डिजिटल पेमेंट की दुनिया में जो कदम उठाया, जब मैं काशी के किसी नौजवान को इनाम मिलता है हमारे अफसर को, तो ताली बजाने का मन तो कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो रेडी पटरी वाला कोई डिजिटल पेमेंट की काम कर रहा है और हम तस्वीर पर देखते हैं अच्छा लगता है, लेकिन मेरा बाबू वो डिजिटल पेमेंट नहीं करता है। अगर मेरी व्यवस्था में बैठा हुआ इंसान वो काम नहीं करता है, मतलब मैं इसे जन आंदोलन बनाने में रुकावट बना हूं। सिविल सर्विस डे में ऐसी बातें करनी की नहीं चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, विवाद हो सकता है। आप तो 2 दिन बैठने वाले तो मेरी भी बाल की खाल उधार लोगे, मुझे पूरा पता है। लेकिन फिर भी साथियों मैं कहता हूं, जो चीजें अच्छी लगती है, जो हम समाज से अपेक्षा करते हैं, उसका कहीं न कहीं हमें अपने से भी शुरू करना चाहिए, हमने कोशिश करनी चाहिए। अगर हम इन चीजों को कोशिश करेंगे तो हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। हम कोशिश करें। अब जेम पोर्टल, क्या बार बार सर्कुलर निकालना पड़े क्या कि हम अपने डिपार्टमेंट को जेम पोर्टल पर 100% कैसे ले जाएं? एक सशक्त माध्यम बना है दोस्तों। हमारा यूपीआई ग्लोबली एप्रिशिएट हो रहा है। क्या मेरे मोबाइल फोन पर यूपीआई की व्यवस्था है क्या? मैं यूपीआई की आदत डाल चुका हूं क्या? मेरे परिवार के सदस्यों ने डाला हुआ है क्या? बहुत बड़ा सामर्थ्य हमारे हाथ में है। लेकिन अगर मैं मेरी यूपीआई को स्वीकार नहीं करता हूं और मैं कहूंगा गूगल तो बाहर का है, दोस्तों अगर हमारे दिल में अगर यूपीआई के अंदर वो भाव होता है तो हमारा यूपीआई भी गूगल से आगे निकल सकता है, इतनी ताकत रख सकता है, फिनटेक भी की दुनिया में नाम रख सकता है। टेक्नोलॉजिकली फुल प्रूफ सिद्ध हो चुका है, वर्ल्ड बैंक उसकी तारीफ कर रहा है। हमारी अपनी व्यवस्था में वो हिस्सा क्यों बनता है? पीछे पड़ते हैं तो करते हैं। मैंने देखा है कि हमारे जितने यूनिफॉर्म फोर्सेस है, उन्होंने अपनी कैंटीन के अंदर कंपलसरी कर दिया है, वो डिजिटल पेमेंट ही लेते हैं। लेकिन आज भी हमारे सेक्रेटरीट के अंदर कैंटीन होते हैं, वहां नहीं है व्यवस्था। क्या ये बदलाव हम नहीं ला सकते हैं क्या? बातें छोटी लगती होगी, लेकिन अगर हम कोशिश करें दोस्तों तो हम बहुत बड़ी बातों को कर सकते हैं। और हमें आखिरी व्यक्ति तक उचित लाभ पहुंचाने के लिए हमें लगातार एक परफेक्ट सिमलेस मैकेनिज्म खड़े करता रहना चाहिए। और जितना ज्यादा हम इस मैकेनिज्म को खड़ा करेंगे, मैं समझता हूं देश का आज आखिरी व्यक्ति का एम्पावरमेंट का जो हमारा मिशन है, उस मिशन को बहुत अच्छे ढंग से हम पूरा कर सकते हैं। साथियों, मैंने काफी समय ले लिया है आपका, कई विषयों पर मैंने आपसे बात की है, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम इन चीजों को आगे बढ़ाएं। इस सिविल सर्विस डे हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भरने का अवसर बनना चाहिए, नए संकल्प लेने का अवसर बनना चाहिए, नए उत्साह और उमंग से जो नए लोग हमारे बीच आए हैं उनका हैंड होल्डिंग करें, उनको भी इस व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए उमंग से भर दें। हम खुद जिंदगी जीते हुए अपने साथियों को आगे बढ़ाएं। इसी एक अपेक्षा के साथ मेरी आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।